स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बढ़िया है, खुश है। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का आपका 2 लेक्चर में करा दिया हूं। पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको थोड़ा जल्दी करके मैं सम अप कर देता हूं, सारा बात को समराइज कर देता हूं। जो बच्चा ने लेक्चर 2 देख चुका है वो आप 1 से 2 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम लोग खास करके 5 तरह का प्रॉपर्टीज पढ़े थे चार्ज के बारे में। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे? सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये पढ़े थे सर कि जो सर लाइक चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो लाइक चार्जेस होता है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करता है, और अपोजिट चार्जेस अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है एक दूसरे की तरफ। क्लियर है? उसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्या दूसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे? कि सर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या बताए थे? ऐसा सिस्टम जिसका किसी और बाकी के सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, अकेला है वो सिस्टम, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे। तीसरा प्रॉपर्टी कहां से आया था? तीसरा प्रॉपर्टी इस बात से आया था कि टोटल चार्ज ऑफ एन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का जो टोटल चार्ज होता है वो टोटल चार्ज मेरा क्या होता है? कांस्टेंट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि सर चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं सर? हम चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दिए थे किसका? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। तो उसमें क्या हुआ था? चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। और जो चार्ज मूव करता है, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वही तो इलेक्ट्रॉन होता है सर। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई भी चार्ज मूव नहीं करता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बात देखे थे कि सर जो मेरा एक चार्ज होता है जो इंडिपेंडेंटली अकेला रहता है वो होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना के बराबर होता है सर? तो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और आखिरी जो 5वां प्रॉपर्टी है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है सर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस बात को बोलता है क्या कि टोटल चार्ज जो होगा आपका, खास करके क्या, जो टोटल चार्ज होगा आपका वो चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां से एक फॉर्मूला आया था Q बराबर ±NE। ठीक है, तो E क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है चार्ज का? चार्ज ऑन 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज। Q होता है टोटल चार्ज। तो N क्या हो सकता था सर? पॉजिटिव हो सकता था, निगेटिव हो सकता था, लेकिन N निगेटिव है इस बात का यह मतलब होता था कि जो मेरा चार्ज है वो चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में है। ठीक है, और लास्ट में ये बात पे आते हैं उसी में क्या कि चार्ज जो होता है वो मेरा फ्रैक्शन में नहीं होगा। मतलब कि सर 7 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा लेकिन 7/3 इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा सर। कहने का मतलब चार्ज जो है वो अपना फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यहां तक हम लोग पढ़े। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे अपना ये लेक्चर को। ठीक है, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन उससे पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं, आपको पिछले लेक्चर में ये बात हम दिखाए थे। हम आपको बोल रहे हैं क्या, इसको मान लीजिए ये व्हाइट रंग का पेपर है, ये अपना मान लीजिए कंडक्टर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 एरो लगा हुआ है। ये एरो इस बात का प्रतीक है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, आपको हम बहुत बार बता चुके हैं इस बात को कि चार्ज जो सर मूव करता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है सर, ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या है? मूव कर रहा है। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो किसी कंडक्टर से पार्टिकुलर टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या कितना मूव कर रहा है चार्ज, उसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से आपको अच्छा से समझाते हैं चीज को, हम क्या बोल रहे हैं। एक डेफिनेशन फॉर्म में आप चीज को लिखते रहिए, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है सर? बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एक कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, एक सेमी कंडक्टर के बारे में। ये सब बात हम लोग समय आने पर डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप मोटा मोटी समझिए कि कंडक्टर का मतलब ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। ठीक,
नेक्स्ट, the amount of charge flowing through a particular area of conductor in unit time is defined as क्या, is defined as electric current। या electric current को हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्द में, it is the rate of flow of electric charge। ठीक, समझिएगा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए हम इस तरह से हम एक कंडक्टर बना दिए, कंडक्टर हो गया अपना। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये जो एरिया से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सर, ये जो एरिया से, ये मान लीजिए मेरा ये है इस तरह से, इसको समझिएगा इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया देखिएगा ध्यान से, मैं आपको और थोड़ा सा करीब ले जाके चीज को दिखा देता हूं। ये मान लीजिए सिलेंडर टाइप का है, ये वाला जो सर अपना एरिया होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस पार्टिकुलर एरिया से पर मिनट में या पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वही बताता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, जैसे समझिएगा, इस बात को अगर आप नहीं भी समझे उतना अच्छा से, तो ये लाइन आपको सारा बात क्लियर कर देगा। ठीक, हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं मेरे पास नेट चार्ज, टोटल चार्ज है Q, ठीक है, और वो फ्लो कर रहा है अक्रॉस एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, दिस वन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम t टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आपका करंट हम बोल देंगे I हो जाएगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि सर I जो होगा मेरा वो Q बटे का टाइम होगा। मतलब कि सर कितना चार्ज फ्लो किए, तो टोटल चार्ज फ्लो किए Q, तो कितना चार्ज फ्लो किए बटे का कितना समय में। ठीक, आप एक बात हमको बताओ कि आपको हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, 5वां नंबर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो हम क्या बोले थे, Q क्या होता है सर, Q थोड़ी कुछ होता है, कितना इलेक्ट्रॉन, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। Q क्या होता है, टोटल चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में याद कीजिएगा, टोटल चार्ज क्या होता है सर, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, डेट इज टोटल चार्ज। तो मान लेते हैं हम कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हमको नहीं पता 10 कर रहा है, 20 कर रहा है, 100 कर रहा है, 50 कर रहा है, ये नहीं पता। मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी Q का क्या लिख सकते हैं, Q बराबर NE। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो आप फ्रेटर्निटी क्लासेस इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का लेक्चर नंबर 2 को जाके देखिए, सारा बात समझ में आएगा कि Q को डायरेक्टली N इंटू EQ लिख दिए। आप हमको बताइए E क्या होता है, E होता है सर चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम होता है। और N क्या होता है, N होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, यही बात को बताता है। आई होप आपको सारा बात समझ में आया होगा, क्लियर हो गया मेरा बात। अच्छा, एक बात यहीं से समझिएगा, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जीरो कर दी, हम बोल रहे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहां पर आइएगा n का वैल्यू जीरो, n का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये जीरो, तो जीरो बट्टे टी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट जीरो। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया सर कि करंट का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब तक क्या होगा, चार्ज खास करके क्या, इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ में आया, या हम इसको बोलते हैं मोबाइल चार्ज, किसी किसी बुक में मेंशन किया रहता है सर मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज का मतलब क्या होता है, ऐसा चार्ज जो कि अपना मोशन में है, क्या बोलेंगे, ऐसा चार्ज जो कि अपना मोशन में है, उसको हम लोग बोल देते हैं मोबाइल चार्ज। आई होप सारा बात आपको समझ में आया होगा। क्या बोले लास्ट में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम जीरो कर देंगे, E का वैल्यू, N का वैल्यू जीरो कर देंगे, तो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, तो करंट जीरो। इसका मतलब सर करंट का फ्लो तभी होगा या करंट तभी कहलाएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। क्लियर है मेरा बात, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को प्लीज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट को अब हम लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इसमें आपको पहला बात लिखना है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बचपन से आपको पता है ये बात सर, क्या, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं।
हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, उसके बाद एक बात और मैं लेकिन यहां अभी लिखा नहीं रहा हूं, जब हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाएंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर में तब आपको बताएंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है वो दो गो डिवाइस होता है, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो बात अभी बताएंगे, अभी नहीं लिखा रहे, बस ऊपर ऊपर बता दिए। बहुत बच्चा को हो सकता है जानकारी भी होगा पहले से अगर आप पढ़ रखे होंगे। ठीक, तो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। क्लियर? तो आप हमको बताइए आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है ना। ठीक है, तो अगर आई का यूनिट है 1 एम्पियर या मान लीजिए हम एम्पियर ही, तो ये कितना होता है? Q का यूनिट क्या होता है? 1 कूलम, 1 कूलम या कूलम बटे का 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप बताइए एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा? यहां से एम्पियर बराबर आ जाएगा कूलम सेकेंड टू दी पावर -1 या कूलम पर सेकेंड। प्लीज इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इस यूनिट के बेसिस पे क्या रिलेशन हो जाता है, क्या कूलम पर सेकेंड या फिर कूलम क्या कूलम सेकेंड टू दी पावर -1। तो ये बात क्लियर है। अच्छा, इससे एक सवाल भी बनता है, इससे एक सवाल बनता है क्या कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। कभी कभी बोर्ड में बहुत बार आया है सर ये सवाल कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? हम बोलेंगे सर अगर किसी कंडक्टर से, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो मेरा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट? वो हो जाएगा 1 एम्पियर। इस बात को मैं लिखा भी दूंगा, लेकिन पहले आप यूनिट के बेसिस पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और इसको हम लोग कूलम पर सेकेंड या कूलम सेकेंड टू दी पावर -1 भी कर सकते हैं। कैसे आ रहा है ये चीज भी आपके सामने हम लिख दिए कि जिसको आपको प्रैक्टिकली इस बात का फील हो जाए। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हम जैसा आपको बोले थे कि एक छोटा सा सवाल कराएंगे क्या कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो आपको अगर पहले यहां से हम बताएंगे, जो पहले भी बताते थे 1 एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम 1 सेकेंड। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, उसको हम लोग बोल देते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट वहां से फ्लो कर रहा है। ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो पहली बार अगर वो पढ़ रहा है तो उसको एक एक सिंगल चीज बताया जाए। इस वजह से हम खुद से ये बात को लिखते हैं, जबकि हमको पता है कि ये बहुत बेसिक बात है, अब आपको बता दिए तो आप कर भी लोगे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, इस वजह से हम ये काम करते हैं। तो जिसको आता है वेल एंड गुड, आप आगे बढ़ जाइए, जिसको नहीं आता है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या वही बात को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, 1 एम्पियर ऑफ करंट को आपको डिफाइन करना है। तो क्या बोलेंगे हम? अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। अगर पास कर रहा है कंडक्टर के थ्रू इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड समय में, देन द करंट फ्लोइंग देयर, तब वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसको हम बोल देंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट। क्लियर है ये बात? तो इसको नोट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप प्लीज इस बात को डेफिनेटिव फॉर्म में जरूर लिखिएगा, कि सवाल वाला पूछता है, जैसे आपको बताए थे क्या कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए, तो हम आपको उसमें बताए थे कि सर 6.75 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब रहता है किसी पार्टिकल में, तब हम बोलते हैं कि उस बॉडी के पास या उस पार्टिकल के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है। तो उसी तरह का सिमिलर बात यहां भी डिफाइन करवा दिए क्या कि 1 कूलम एम्पियर ऑफ करंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे, और उस टॉपिक का नाम है क्या? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें थोड़ा सा बच्चा को कंफ्यूजन रहता है, और आज के बाद पढ़ने के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। टॉपिक क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा, थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी कहानी दिया हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार किया गया था तभी तक में इलेक्ट्रॉन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता था तभी के समय में। ठीक है, तो आदमी बोलता था कि जिधर पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में थोड़ा नॉलेज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो तभी से आदमी क्या कंसीडर करने लगा कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उधर ही का फ्लो को हम लोग क्या बोल देंगे? उधर का फ्लो को हम लोग बोल देते हैं क्या?
उधर का फ्लो को हम लोग बोल देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो रिसर्च करके डिस्कवरी करके सारा बात पता चला इस बात का क्या कि जो सर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अगर डायरेक्शन ऐसे समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे होगा, ठीक है, यह डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक। तो यह बात जब आया तो आदमी तो तभी से मान लिया था क्या कि चलो भाई कि तुम तो बोल रहे हो कि प्रोटॉन का फ्लो को ही इलेक्ट्रॉन तभी माना जाता था, सॉरी प्रोटॉन का फ्लो को तभी ही क्या माना जाता था, इलेक्ट्रिक करंट माना जाता था। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तब जब आदमी बोला कि अब जो माना गया चीज है उसको हम कितना बदले, तो इस बात को आसान से ऐसे कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के उल्टा होता है और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के उल्टा होता है। अगर आप नहीं समझे कोई बात नहीं, कहानी था, कहानी को कहानी तक ही दिमाग लगाइए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में चीज को समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अभी आपको पढ़ाए हम कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होता है उसके उल्टा का डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे समझिएगा बात को, अब क्या बोल रहे हैं आप हमको बताइए, यहां पर आपके लिए लिख भी दिए हैं, इस बात को आप प्लीज स्टार मार लीजिएगा, क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले हम जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपोजिट लिया जाता है, उल्टा लिया जाता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में। आपको पता है कि जो आदमी सब मानता था कि पॉजिटिव चार्ज, पहले का कहानी आपको पता है ना कि पहले आदमी मानता था कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इस करंट का फ्लो होना इस तरह से मानता था, उसी डायरेक्शन में मानता था। लेकिन बाद में रिसर्च होकर पता चला नहीं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तब समझ में आया कि अब उतना माना गया चीज को कैसे हम बदल दे, तो हम लोग ऐसा बोल देंगे क्या कि बस कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, बात को बस घुमा देंगे क्या कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा फ्लो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, ठीक। तो यही बात है। जैसे आपको एक छोटा सा सवाल दिए इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, इसमें बस एक ही बात आपको बताए क्या कि इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना आपको, क्या कि इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। जैसे यहां एक सवाल देखिएगा, एक कंडक्टर है, ए से बी जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम आपसे इस बात में पूछे क्या कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो आप बोलिएगा सर ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हमको दिख ही रहा है कि ए से बी जा रहा है, आप देख रहे हैं कि एरो इधर की तरफ है, बीच की जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, ए टू बी, ठीक। तो अगर आपसे सवाल वाला इसमें पूछ दे क्या कि फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर पहले आप हमको यह बात बताइए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है। तो हम बोलेंगे बाबू तुम देख ही रहे हो कि ए से बी की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो समझिएगा आप, तो आप फिर क्या बोलिएगा, अच्छा अभी तो आप बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। तो अगर हम आपसे इस सवाल में पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो किधर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन ए से बी, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बी से ए, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बी टू ए। समझ में आया मेरा बात? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और अगर आप बनाना चाहेंगे इसको तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। आई होप आपको सारा बात समझ में आएगा, तो प्लीज प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको प्लीज। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि करंट जो होता है सर वो मेरा किस तरह का क्वांटिटी होता है। तो आप एक बात को सुनिएगा, थोड़ा सा बात आपसे हम करना चाहते हैं। जब आपको हम क्लास 9th का भी, हम क्लास 9 का भी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो क्लास 9th का जब आपको क्वांटिटीज पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पे जाओगे, 12th के बाद जाओगे, तो आप पढ़ोगे टोटल 3 तरह का फिजिकल क्वांटिटीज होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, जो आपको 9, 10, 11, 12 में पढ़ना है। और तीसरा क्वांटिटीज होता है टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर क्वांटिटीज के कैटेगरी में ही आता है मेरा कौन,
मेरा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सर वो टेंसर क्वांटिटीज के कैटेगरी में आता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज चूंकि हम लोग का 12 तक भी सिलेबस में नहीं है तो हम लोग को इस बात पे फोकस नहीं करना है। हम लोग को बस, और खास करके जो अभी हम लोग 10 पढ़ रहे हैं तो 10 के पर्सपेक्टिव में इतना ही बात जानना है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सर, वो स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक, तो आपसे सवाल अगर पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास तो भाई मैग्नीट्यूड भी है और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है। अभी तुरंत इससे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है भाई, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, करोड़ एम्पियर, 1000 एम्पियर होता ही है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्यों नहीं है वेक्टर क्वांटिटी में? तो क्लास 11th में आप लोग एक रूल पढ़ोगे, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, तो वहां पे आपको इस बात को बताया जाएगा कि इस रूल को कैसे बोलते हैं, क्या यूज होता है। आपको 11th का जब लेक्चर आएगा तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा सारा बात। ठीक, लेकिन अभी आपको इस बात को समझना है क्या कि अगर आपका एग्जामिनर आपसे इस सवाल को पूछ दिया जाए तो आप उसको इस बात को लिख के बता सकते हैं क्या कि इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ऑल्दो इट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक, लेकिन द रीजन बिहाइंड इट इज दैट इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में आपको बोले कि क्लास 11 में पढ़ना, भी दिमाग में लगाना। अगर आपको लिखना है तो आप बस इतना ही लिखिएगा, इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट एड अप लाइक ए स्केलर। जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है वो साधारण बात में समझिए, उतना मोटा मोटा घुमा के बात नहीं, साधारण बात में क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है सर वो स्केलर के तरह जुड़ जाता है, वेक्टर के तरह नहीं जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम समझाते हैं आपको, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर 3 एम्पियर, इस तरह से हम जोड़ देंगे। लेकिन वेक्टर कैसे जुड़ता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस में कॉस थीटा। तो इतना खतरनाक तरह से वो जुड़ता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से नहीं जुड़ता है। इस वजह से हम इसको स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में डाल देते हैं। क्लियर है मेरा बात, समझ में आया? अब बात यह है कि आपको थोड़ा सा हम फिर भी अपने तरफ से कोशिश करने, फील कराने का कि ये सर इस लाइन का मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी की तरह जुड़ता है, इसका मतलब क्या है ये बात। तो इस बात को बताने के लिए क्लास 12 का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर में जो जंक्शन रूल है उस रूल का हम हल्का सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको फील कर, जंक्शन सब सुने होंगे, आपके भी जहां रहते होंगे आपका भी स्टेशन होगा, वहां का भी जंक्शन होगा, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, इस तरह से रहता है, ढेर सारा जंक्शन रहता है। ठीक, तो जंक्शन का मतलब क्या होता है कि हर जगह से जहां से ट्रेन आता है वहां पर, या वहां से बहुत जगह पर ट्रेन जाता है, यही होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जंक्शन का मतलब हो गया जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर मिलता है। जैसे ये समझ लीजिए आप बात को, लाइक दिस, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, एक वायर हो गया। तो जहां पर जिस पॉइंट पे 3 या 3 से ज्यादा वायर, 2 वायर नहीं, 2 तो एक सिंगल वायर तरह से हो जाता है सर। तो जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं जंक्शन। ठीक है, तो जंक्शन रूल क्या बोलता है, ये बस इस बात को फील कराने के लिए आपको है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर की तरह जुड़ता है, ये बात को फील कराने के लिए है। तो जंक्शन रूल में क्या बोलता है, एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे नेट इनवर्ड करंट, टोटल कितना करंट जंक्शन के अंदर आ रहा है और टोटल कितना करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल इतना है, समझिएगा बात, सिर्फ मतलब इतना है कि मान लीजिए एक पटना जंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, पटना जंक्शन में है, पटना जंक्शन में अगर पटना जंक्शन के अंदर में 25 गो ट्रेन आया है तो ऑब्वियस सी बात है 28 गो ट्रेन थोड़ी बाहर जाएगा। 25 गो अगर ट्रेन आया है तो 25 गो ट्रेन ही बाहर जाएगा। क्या बोले कि कितना ट्रेन अंदर आया है, इसके मुताबिक कितना इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन के अंदर आया है, और उसके पटना वाला के मुताबिक कि कितना क्या बोल रहे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कितना ट्रेन जंक्शन के बाहर जा रहा है। समझ में आ गया, कितना ट्रेन जंक्शन के अंदर आया और कितना ट्रेन जंक्शन के बाहर जा रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर 25 ट्रेन आया है जंक्शन में तो 25 ट्रेन ही बाहर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का इस रूल के मुताबिक, इस बात को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सर क्लास 12 में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वाला में। लेकिन अभी आप समझिए कि जंक्शन का मतलब पहले क्या समझाए कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर मिल रहा होगा। थोड़ा फिगर के लिए आप अपने आप को फील कर सकते हैं, 1 2 3 3 गो वायर हो गया।
अब क्या बोले कि जंक्शन पे जितना करंट अंदर की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एट जंक्शन सम ऑफ आई इन बराबर सम ऑफ आई आउट। जंक्शन में क्या हम बोल रहे हैं कि जंक्शन में टोटल इस वर्ड से शायद आप सुने होंगे, इसको सिग्मा बोला जाता है, सॉरी सिग्मा नहीं, इसको साई कुछ करके बोला जाता है। ये जो होता है इसका मतलब होता है सम, जोड़, टोटल कितना करंट अंदर आया और उस किसके बराबर होगा, टोटल कितना करंट उस जंक्शन के बाहर जाएगा। मतलब पटना जंक्शन में कितना ट्रेन अंदर आया उतना ही ट्रेन वहां से बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसके मुताबिक क्या होगा कि इस जंक्शन में कितना करंट अंदर आया उतना ही करंट बाहर जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को आप नोट कीजिए और इससे रिलेटेड कुछ सवाल कराते हैं और 100% आपको फील हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाह रहे थे। तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को प्लीज। तो अब हम लोग ये सवाल करने वाले हैं जंक्शन रूल पे। यहां आपके लिए लिख दिए हैं कि आपको, चूंकि आपके लिए चीज थोड़ा नया है तो हो सकता है थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी कम रही इस चीज में, लेकिन आप थोड़ा प्रयास दीजिएगा, 2 से 4 मिनट मेरे को दीजिए, सारा बात समझ में आ जाएगा। क्या कि जंक्शन में क्या होता है कि जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट बाहर में जाएगा। ठीक, जैसे आपको बोलना है आई का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो जैसे आप देख रहे हैं सर, एक तो जंक्शन ये हो गया, देख रहे हैं 3 वायर मिल रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, जंक्शन। एक ये जंक्शन हो गया और एक ये जंक्शन हो गया, और चारों केस में आपको आई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला केस में हम निकालते हैं, फर्स्ट केस में। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको हम क्या बोले कि सम ऑफ करंट आई इन बराबर सम ऑफ करंट आई आउट, कि कितना करंट अंदर आ रहा है बराबर कितना। आप देखिएगा एरो को, 4 एम्पियर, देखिएगा इसे, 4 एम्पियर अंदर की तरफ आ रहा है और ये 5 एम्पियर अंतर की तरफ आ रहा है, और ये आई क्या है, जंक्शन से बाहर निकल रहा है। देखिएगा 4 अंदर आ रहा है, 5 अंदर आ रहा है। इसे आप पेन को चलाइएगा, 4 अंदर की तरफ आ रहा है इसमें, ये 5 अंदर की तरफ। तो आई इन कितना हो गया, 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। ठीक, आई आउट कितना हो गया सर, बाहर निकल रहा है ना ये वाला करंट। आप ये देखिए अंदर, ये भी अंदर, ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, 5 + 4 9 एम्पियर। इसका मतलब सर एक बात समझ में आया क्या, कि जितना करंट अंदर आया था 4 + 5 9 एम्पियर, उतना ही करंट बाहर निकल रहा है, जो कि यहां पर है आई। क्लियर है मेरा बात? इस बात को समझिएगा। अब इसमें आपको बताइए, हम वेक्टर में बताए थे कि अगर ए बी है और बीच में एंगल है तो वेक्टर में कैसे जोड़ते हैं, अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a2 का स्क्वायर, या अगर ए बी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर काम नहीं करेंगे सर, इसी वजह से तो ये स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में आ जाता है। एग्जैक्टली आता है टेंसर क्वांटिटी में, लेकिन वो सिलेबस में अपना है नहीं, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। किस कैटेगरी में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। जबकि डायरेक्शन भी है इस भाई साहब के पास, सब भी इसके साथ ही परेशानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम सर, 30 डिग्री है, 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ गया? एग्जामिनर आपको कुछ भी कंफ्यूज करे, 120 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, कुछ भी दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस रूल पढ़ा दिए, 3 करंट मिल रहा है, 3 से ज्यादा वायर मिल रहा है, 3 वायर है, तो ये जंक्शन हो गया। जंक्शन पे एक ही बात पता है आपको, क्या कि सम ऑफ करंट आई इन बराबर सम ऑफ करंट आई आउट। ठीक है, तो कितना करंट अंदर आ रहा है, देखिए 6 एम्पियर अंदर आ रहा है, 11 एम्पियर अंदर आ रहा है, और ये वाला बाहर जा रहा है। तो इनके तरफ क्या लिखेंगे, 6 एम्पियर प्लस 11 एम्पियर, और आई आउट की तरफ क्या लिखेंगे, आई। तो आई का वैल्यू क्या आ गया, 17 एम्पियर होना भी चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। क्या कि जितना करंट अंदर आया 11 + 6 17 करंट अंदर आया, तो कितना बाहर निकल रहा है, 17 एम्पियर ही निकल रहा है। क्लियर होगा? आप इस बात को पॉज करके सॉल्व कीजिए। आपको इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, ऊपर कर देता हूं मैं, नीचे में स्पेस नहीं है। सम ऑफ आई इन बराबर सम ऑफ आई आउट, कितना करंट अंदर आ रहा है, आप एरो को देखिए, देखिए जंक्शन में आ रहा है 1 एम्पियर, लिखेंगे यहां पर 1 एम्पियर, चलिए, प्लस ये अंदर आ रहा है 4 एम्पियर, बिल्कुल ठीक। ये तो बाहर जा रहा है सर आई, ये भी बाहर जा रहा है, तो इधर में 2 को लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, बाहर जाने में
ये दोनों तो अंदर आ रहा था, देख के लीजिए एरो अंदर आ रहा है ना, अब ये दोनों तो बाहर जा रहा है, तो 2 एम्पियर प्लस ये वाला क्या बाहर जा रहा है आई, ठीक, तो ये हो गया 5 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर प्लस आई, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, तो आई का वैल्यू क्या हो गया 3 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं जैसे नंबर घट रहा है, 5 में से 3 घटता है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो उसी को तो स्केलर क्वांटिटी के तरह ही तो घट रहा है सर। 5 एम्पियर में 2 एम्पियर घटा दिए तो टोटल करंट कितना हो गया 3 एम्पियर। घटाते नहीं, एक्चुअली वो करंट मैनेज हो जाता है, लेकिन देखने में तो स्केलर कैलकुलेशन जैसा लग रहा है। तो यहां से मेरा जो आया डेटा वो क्या आया, आई बराबर मेरा क्या आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। तो आई होप आपको चीज फील किया होगा। आप देख रहे हैं सर यहाँ एंगल है, तब भी वो वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता। ऐड किस तरह से होता है, जितना करंट जंक्शन में आया, पटनवा जंक्शन में जितना करंट आया उतना करंट वहां से निकल गया। समझ में आ गया बात, जितना करंट अंदर की तरफ आया उतना ही करंट वहां से बाहर निकल गया। तो यही चीज था हमारा जंक्शन रूल। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जो छोटा सा पार्ट है कौन, इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी सिंगल टू सिंगल डॉट से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक खत्म हो गया 10th के पर्सपेक्टिव में। क्लियर है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी खराब से खराब, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर सवाल होगा उसको करके फिर इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर को वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के आगे वाला जो टॉपिक सर्किट वगैरह है उस सबको पढ़ेंगे। अभी बहुत डाइवर्स चैप्टर है, समय लगेगा, लेकिन चीज को आप प्यार से आराम से समझते जाइए, आपको सारा चीज में मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि किसी भी हाल में कोई भी परिस्थिति हो, आप अकेले हो, जैसे हो, जहां हो, जिस मोड़ पे हो, खुश रहिए और कोशिश कीजिए अपने आसपास में खुशी फैलाने का, काहे कि उसी से आपका विकास होगा, उसी से आपका परिवर्तन होगा और हाँ उसी पर आपका पूरा हक है, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे लिए। थोड़ा सा मैं आज ज्यादा थक गया हूं, इस वजह से थोड़ा सा जल्दीबाजी में हूं, लेकिन मैं किसी भी रूप से कंप्रोमाइज नहीं किया कि आपको चीज समझ में नहीं आया होगा। 100% एक एक बात आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।